जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने सन ऑफ बंगाल न्यूज के माध्यम से सुना ही होगा कि ठीक जल्द आ रहा है राजनीति मुद्दे पे करेंगे चर्चा, यानी कि हमारे साथ जल्द जुड़ने वाले हैं डॉक्टर बिजन मुखर्जी जी। जी हाँ, सही सुना आपने। वो घड़ी, वो लम्हा आ चुका है और साफ तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास ही बैठे डॉक्टर बिजन मुखर्जी जी। उनसे हम सीधी बात करेंगे राजनीति मुद्दे पर, मगर इस मुद्दे से बढ़ने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि जी हाँ, कि 2021 के उम्मीदवार और 2026 के दावेदार डॉक्टर बिजन मुखर्जी से, और सीधी बात करेंगे राजनीति मुद्दे पर। बने रहे हमारे साथ। सन ऑफ बंगाल न्यूज में आपका स्वागत है सर। थैंक यू। तो जैसा कि 2021 में आपने शुरुआत किया, आपको पार्टी ने चुना था, 2021 का आप उम्मीदवार थे और 2026 के दावेदार भी हैं। आप नहीं बल्कि तमाम भाजपा कार्यकर्ता है। 2026 में स्लोगन लगाया जा रहा है कि आगामी 2026 जो है वो बीजेपी फुल बहुमत पे आ रही है बंगाल पे। तो इस बार का जो चुनाव होगा सर, क्या लेवल होगा और कितनी संघर्ष करना पड़ेगा बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी आपका बहुत संगठित पार्टी है और बहुत चिंताशील पार्टी है, चिंताधारा के साथ सोचता है। 2021 में जो हम लोग सोचे थे कि हम लोग पार्टी पावर में आएंगे वेस्ट बंगाल में, बट इतना संतरास हुआ चुनाव से पहले, चुनाव के समय बहुत आदमी वोट देने नहीं गया। अब 2021 से जो 2026 का जो मुद्दा है, इस 5 साल में पश्चिम बंगाल का जो जनगण है बहुत एडुकेटेड है। तो पिछला 5 साल में हमारा पश्चिम बंगाल का जो टीएमसी का गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया और क्या क्या झूठे वादे किए, एक सिक्योरिटी से लेके, एजुकेशन पॉलिसी से लेके, आपका नौकरी से लेके, हर चीज़ में हमको जो दिखाई देता है कि पश्चिम बंगाल से टीएमसी को इस बार जाना एकदम तय है और भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट आना 100% निश्चित है। तो मैं यही कहूँगा जनगण से, जो पिछला 5 साल में जितना चीज़ टीएमसी गवर्नमेंट में किया है, आप खुद सोचिए। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का 22 स्टेट में जो रह रहे हैं उन लोगों से भी बात कीजिए और सोचिए कितना अच्छा ही भारतीय जनता पार्टी कर सकता है एक स्टेट के लिए। फिर आप मतदान कीजिए और मतदान जरूर कीजिएगा, क्योंकि पिछला जो चुनाव में बहुत आदमी को देने नहीं दिया गया था, बहुत आदमी को घर में बंदी करके रखा गया था। मैं भी खुद जाके 2-3 घर में वो लोगों को तो जो ताला बंद करके रखा था, मैंने ताला खुलवाया था। इस तरह से सिचुएशन इस बार नहीं आए, तो पहले से भी आप लोगों को प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि टीएमसी का आपको ट्रस्ट नहीं करना है। अपना वोट अगर आप खुद दीजिएगा तो बीजेपी जरूर पावर में आएगा। 2026 बीजेपी का जो हमारा सोनार बंगला जो बनाने का सपना है, उसको साकार आप लोग जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि इन्होंने कहा है कि बहुत कहा जाता है ना, कि मैं बार बार कह रहा हूं कि जब राजनीति मुद्दे में बात होगी ना, तो बहुत ऐसे रहस्य, बहुत ऐसे राज जो है वो खुलकर सामने आएगा। तो एक राज, एक रहस्य जो है, अभी डॉक्टर बिजन मुखर्जी ने खुलकर कहा है कि जब इलेक्शन का वक्त था तो कुछ फैमिलियों को जो है घरों में बंद करके रखा गया था, ताला मार के रखा गया था। तो सर मैं पूछना चाहता हूँ, ये किस मैंने विधानसभा की बात कर रहे हैं आप, और किन लोगों को बंद किया गया था? मैं आपको रानीगंज विधानसभा का बात कर रहा हूँ और दक्षिण खंड एरिया का भी बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं खुद सीआरपीएफ को ले जाके ताला तोड़वाया था और वो लोगों को मैंने अपना मुक्त करवाया था, क्योंकि वो लोग कहा कि सर हम लोग को वोट देने नहीं दिया गया था। तो इसीलिए हम लोग को पता है कि वो लोगों को पता था कि हम लोग बीजेपी का वोट देने वाले हैं, इसलिए सर हम लोग को जब मुंह में बोलने के लिए नहीं कर पाए तो फिर हम लोग को ताला बंद करके चला गया था। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ जिस शख्स ने ये किया है, बट सीआई से मेरे साथ जाके ताला तोड़ के वो लोगों को घर से निकाले थे। तो जैसा कि इन्होंने कहा है कि आगामी 2021 का जो इलेक्शन था उसमें जो भाजपा पे वोट देने वाले थे, मैं नहीं बल्कि डॉक्टर बिजन मुखर्जी जो 2021 के उम्मीदवार थे भाजपा के, और आज भी
वो भाजपा में नजर आते हैं और 21 के उम्मीदवार और 2026 के दावेदार भी हैं वो। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग जो है उनको कमरे में बंद कर दिए हैं और वोट देने के लिए मना किए हैं, और ये सीआईएसएफ के लोगों को लेके जाके वहां पे उनका ताला को तोड़ के वहां से उनको निकाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर, ये तो राजनीति मुद्दा है। मैं और भी कुछ कहना चाहता हूं कि जैसा कि रानीगंज में अगर जैसा कि आप एक्टिविटी नजर भी आता है आपको, भाजपा के कई कार्य में आप आते हैं, बहुत ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या बीजेपी की बड़े बड़े जो मीटिंग है उसमें नजर आते हैं। तो पार्टी अगर आपको फिर से अगर चुनेगी तो रानीगंज के कौन कौन ऐसे मुद्दे को आप देख रहे हैं जो मुद्दे को समस्या को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे? देखिए, रानीगंज का जो मुद्दा है, सबसे पहला तो मैं आपको ये कहूँगा कि जनगण जो कहेगा कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, रानीगंज सिर्फ नहीं, रानीगंज विधानसभा का जो मतदान करेंगे, जो लोग यहाँ का पॉपुलेशन है, वो लोगों का जो डिमांड होगा, जो हमारा रानीगंज विधानसभा में ये चीज़ चाहिए, या अंडल में ये चाहिए, उखड़ा में ये चाहिए, रानीगंज टाउन में या गांव में, क्षेत्र में ये चीज़ चाहिए, तो सबसे पहला मेरा लिस्ट यही होगा कि मैं उनका जो चाहिए उस चीज़ को मैं पूरा करूं। दूसरा मेरे को लगता है कि आपका सेफ्टी, सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड दूसरा, और हमारा यहाँ जैम का भी एक बहुत बड़ा इश्यूज है। और बाकी जो है दैट इज़ इन माय माइंड। अगर भारतीय जनता पार्टी हमको फिर से सोचता है कि हाँ ये हमारा कैंडिडेट होने लायक है और हमको एक बार और मौका देते हैं, देन वी विल डिस्कस। और अगर हम जीतते हैं हमारे विधानसभा का ये सीट, तब अगला 5 साल में मैं अगर वो काम नहीं कर पाया तो आप बोल सकते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर बिजन मुखर्जी जी ने साफ लफ्जों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे चुनती है, यानी कि रानीगंज विधानसभा के लोगों के खिदमत करने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे चुनती है, अगर कैंडिडेट घोषणा करती है, तो हम जरूर जो है रानीगंज के लोगों की समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे मिलकर उनसे बात करेंगे कि क्या क्या समस्या है। मैं बताना चाहता हूँ, जी हाँ, मैं बताना चाहता हूं कि रानीगंज विधानसभा में सबसे बड़ा समस्या अगर सर अभी देखा जा रहा है तो लोगों के दिल में खौफ सा बैठा हुआ है। लोगों के दिल में खौफ बैठा हुआ है कि रानीगंज को खाली करा दिया जाएगा या करने वाला है या कर दिया गया है अंदर अंदर, जिसको देखते हुए रानीगंज बचाव कमेटी भी सामने आई है। तो इस विषय में सर क्या आप जनता को बोलना चाहेंगे? देखिए, हम लोग जब छोटा थे तब से ही सुन रहे थे कि रानीगंज खाली किया जाएगा, रानीगंज खाली किया जाएगा। आज मेरा 46 ईयर्स एज हो गया है, रानीगंज लेकिन खाली नहीं हुआ है। रानीगंज सिर्फ आज का टाउन नहीं है, रानीगंज प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर का समय से रानीगंज है। तो हमें उम्मीद है कि ये चीज़ वास्तविक नहीं होगा। ये थोड़ा आपको मैं अफवाह फैलाया जा रहा है कि रानीगंज आपको खाली किया जाएगा, बीजेपी ऐसे करेगा, बीजेपी वैसा करेगा, कि रानीगंज वासी को डराया जाए और टीएमसी अपना वोट बैंक को वो इस चीज़ के लिए यूज़ कर सके। और रानीगंज बचाओ मंच का हमको नहीं लगता कि कोई उतना ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि रानीगंज वासी खुद अपना टेक केयर कर सकते हैं। इसलिए एक रानीगंज बचाओ मंच बना के कुछ राजनीतिक टीएमसी को फायदा हो सकता है, सीपीएम को फायदा हो सकता है। तो क्या लगता है कि जो जिस तरह बचाव कमेटी जो रानीगंज में बनाया गया है रानीगंज को बचाने के लिए, ये मैंने टीएमसी की सपोर्ट में है क्या? देखिए, मैं टीएमसी सीपीएम का सपोर्ट में है, जितना ये है हमको तो उसी तरह से लगते हैं। बट हमको जितना पर्सनल चॉइस है या पर्सनल मैंने जो देखा है या रानीगंज वासियों से मैंने बात किया है, वो लोगों का मन के अंदर में ऐसा तो कोई शंका नहीं है कि रानीगंज से वो लोग को हटा दिया जाएगा, रानीगंज से वो लोग को बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना आदमी से मैंने एटलीस्ट बात किया है। तो जैसा कि डॉक्टर बिजोल मुखर्जी सर का कहना है कि रानीगंज खाली नहीं होगा, लोगों को सियासत के आग में झोंका जा रहा है। जी हाँ, ये सियासत का चाल है, ये मैं नहीं, ये डॉक्टर बिजन मुखर्जी ने कहा है। और मैं फिर एक और सवाल करना चाहता हूं सर कि जिस तरह 2021 में जब भारतीय जनता पार्टी आपको कैंडिडेट बना के घोषणा की तो नजर आया एक बहुत बड़ा तस्वीर जो है, हम अपने न्यूज चैनल के माध्यम से भी हम लोगों ने दिखाया था कि 2021 में जब आपका घोषणा हुआ नाम, जब आप कैंडिडेट बन के उभरे, पार्टी जब आपको चॉइस करके
प्रेजेंट किए हैं लोगों के सामने, तो देखा गया था कि रानीगंज के पंजाबी मोड़ में आप ही के भारतीय जनता पार्टी की विरोध की है। हमें तो नहीं लगता है वो भारतीय जनता पार्टी का कुछ आदमी होंगे। देखिए, मैंने इंटरव्यू का शुरू में ही बोला था, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत संगठित पार्टी है और बहुत सुचिंता से अपना काम को व्यक्त करते हैं। अगर कुछ लड़का लोगों को लगा होगा कि ये करने से अच्छा होगा, वो करने से अच्छा होगा, भारतीय जनता पार्टी हमको जितना इस करियर के दौरान, पॉलिटिकल करियर के दौरान देखा गया है, तो अपना जो डिसीजन मेकिंग वो लोग का है, वंस डिसीजन टेकन यही वो लोग का डिसीजन में है। तो बाकी वो लोग, हमको नहीं लगता कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य रहे होंगे, इसलिए मैं उस चीज़ पे अपना चिंता भी व्यक्त नहीं किया था और उस चीज़ पे मैंने फ्यूचर में कभी सोचा भी नहीं था। कोई आदमी क्या सोचता है, क्या बोलता है, कुछ अपना ये शो करता है, दैट इज़ देयर बिजनेस, नॉट माइन, और हमारा भारतीय जनता पार्टी का कुछ है उसमें। तो जैसा कि इन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी ये काम नहीं करेगी कि किसी का विरोध किया जाए। फिर एक सवाल मैं उठाना चाहता हूं सर, कि जिस तरह टीएमसी लगातार भाजपा पे आरोप लगा रही है और भाजपा बीजेपी लगातार टीएमसी पे आरोप लगा रही है, टीएमसी के नेताओं ने यह भी खुलकर कहा है कि एसआईआर जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है, एसआईआर में अगर लोग परेशान हैं, अगर एसआईआर में लोग जनता खड़े हैं लाइन में, अगर एसआईआर में जो लोग की मौतें हुई हैं, उसका सबसे बड़ा कारण बीजेपी है और आगामी 2026 में बीजेपी को इस एसआईआर का बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बात में कितनी सच्चाई है सर? पहले तो है, एसआईआर में आपका क्या होता है कि थोड़ा सा जो स्पेलिंग मिस्टेक हुआ या नाम में चेंजेस हुआ, ये कहीं पर भी आपका जब कोई कार्ड बनता है, कुछ होता है, टाइपिंग मिस्टेक एरर में होता है, तो एसआईआर के तहत सबसे बड़ा अच्छा ही चीज़ यही हो रहा है कि आपका गलती सुधारा जा रहा है। इसलिए एसआईआर होने में एक फ़ायदा यही है कि आपका जो भी स्पेलिंग में हो, आपका नाम में हो, आपका फादर के नाम में हो, कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत था, तो आपका एक करेक्शन हो गया है। उसके तहत आप भारतीय नागरिक हैं, आपका ये सबसे बड़ा प्रूफ हुआ। दूसरा, जहाँ सिर्फ रानीगंज विधानसभा का मैं अगर बात करूं, तो 32 से 35 हज़ार टोटल, एग्जैक्ट हमको ये नहीं हो, करीब करीब इतना 32 से 35 हज़ार नाम आपको बाद गया है। अब 35 हज़ार आदमी तो आपको मर नहीं गया है, 35 हज़ार आदमी तो ऐसे भाग के चला के नहीं गया है। तो ये जो चीज़ है, आप आसनसोल में एक आदमी का आपको देखा गया कि उसका 200 से ऊपर एक ही जगह पर उसका सेम इसमें नाम है, एक जगह पर 6 आदमी का, एक जगह पर 90 आदमी का। तो आप क्या इसको सही मानेंगे? आज एसआईआर सामने में आया, तब ये चीज़ पता लगा कि दे आर द वोट बैंकर्स ऑफ द टीएमसी। आज टीएमसी इतना ज़्यादा उछल कूद इसलिए कर रहा है कि उसका आज वोट बैंक जो था और वोट बैंक जो है, आज उसको पकड़ा जा रहा है। आज 32 हज़ार अगर रानीगंज में आपको फॉल्स वोटर पकड़ा जाता है, तो हम हारे हैं 3,500 वोट में। तो आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी का आज कहाँ पर आपका एमएलए होता। आज उसी तरह आपको दूसरा आसनसोल लोकसभा में सातों के सातों आज आपका जो बीजेपी का आपका गवर्नमेंट में जो ये होना चाहिए था, आसनसोल का आपका 7 जो हमारा विधानसभा सीट है, आज हमारा बीजेपी का होता। तो इसी तरह पूरा पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ अप्रॉक्स आपको फॉल्स वोटर मिला है। अब ये फॉल्स वोटर में से हम मान लिए कुछ आपको चले गए दूसरे स्टेट में, कुछ का डेथ हो गया, लेकिन बाहर वाले जो लोगों को आपका ये है, दे ऑल आर फ्रॉम आउटसाइडर्स। आज अब रानीगंज में मान लीजिए, हमारा रानीगंज का मान के चलते हैं कि 2 लाख जनसंख्या है, रानीगंज विधानसभा का मान के चलते हैं। अब इस 2 लाख जनसंख्या में अगर मान लीजिए बाहर से देखा गया कि 30,000 जनसंख्या आया है ना, ये 30,000 आदमी आपको क्या कर रहा है कि हमारा यहाँ का खा रहा है, हमारे यहाँ का नौकरी कर रहा है, हमारे यहाँ जमीन हड़प रहा है, हमारे यहाँ पानी को खराब कर रहा है, बट दे आर नॉट इंडियंस। ये हमारा भारतीय नहीं है। अगर हम आज रानीगंज का निवासी नहीं है, पश्चिम बंगाल का निवासी नहीं है, भारतवर्ष का निवासी नहीं है, तो मेरे को अपना देश में लगाव क्यों होगा? ये वो लोगों का इस देश में लगाव नहीं होगा। तो आज जो आपका दुर्घटना घटता है, आज आपका 2 नंबर जो होता है, सो दे आर द वोट बैंक्स ऑफ द टीएमसी। आज वो लोग इसीलिए टीएमसी इतना ज़्यादा उछल कूद कर रहा है
कि नहीं हमारा ये हो रहा है, क्योंकि उन लोग को पता है यही वोट बैंक उनको 2021 में जिताया था, इस बार भी उस चीज को पकड़ा गया। दूसरा आपका जो सवाल है कि डेथ का, अभी एक एलिगेशन हो गया कि आदमी अगर अपना हार्ट अटैक से भी मर जाता है तो बोलता है कि एसआई का चलते मर गया। अगर हॉस्पिटल में कोई डेथ होता है वो भी कहा जाता है कि इसमें मर गया। अगर अभी जैसे देखा गया कुछ दिन पहले आपका मुर्शिदाबाद का एक लड़का का डेथ हुआ है, दूसरा बिहार में, और वहां दूसरे किसी रीजन से उसका डेथ हुआ, यहाँ पर चला दिया गया कि वो एसआई का चलते डेथ कर गया। तो ये जो फॉल्स एलिगेशन है ये लगा के आदमी का मन में आपको क्रिएट करना एक हिस्ट्री की नहीं टीएमसी अच्छा कर रहा है और बीजेपी आपका दुश्मन है। बीजेपी अल्टीमेटली आपका दुश्मन नहीं है। बीजेपी को चाहिए बीजेपी छोड़ के और कोई भी आपको आपका पार्टी सोच लीजिए कि इंडिया का जो हमारा सुवरेनिटी उसको मेंटेन करने के लिए, अपना देश को रक्षा करने के लिए और कोई कर रहा है। आज आप मुर्शिदाबाद जाइए, बांग्लादेश बॉर्डर में जाइए, 24 परगना की तरफ कहीं पर भी आप जाइए, देखिए ये कितना तरह से इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा है कि आपको जिसके चलते एक डेमोग्राफी हमारा उस जगह में चेंज हो रहा है। टीएमसी वोटर का जैसे अभी कुछ दिन पहले उसी जगह में पता लगा कि एक बांग्लादेशी लड़की का आपका शादी हुआ पश्चिम बंगाल में, एंड वो टीएमसी का काउंसिलर है। आप इस चीज को आप कैसे दोहरा सकते हैं? डेफिनेटली टीएमसी का अगर एक रिलेशन नहीं है बांग्लादेश के साथ तो हमको लगता है कि ये इंडिया का जो अपना इंटरनल सिक्योरिटी का है वो एक थ्रेटनिंग पैदा करेगा ये टीएमसी। इसलिए टीएमसी को हमेशा इधर इसी माने पश्चिम बंगाल से जाना चाहिए और उसका आज उस लोगों को ये नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि डॉक्टर बिजल मुखर्जी ने साफ लफ्जों में कहा है कि एसआईआर से लोग परेशान नहीं है बल्कि एसआईआर से लोगों को लाभ मिल रहा है ना सर, 100% लाभ है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, तो जैसा कि सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू आपने देखा होगा कि जैसा कि डॉक्टर बिजल मुखर्जी ने साफ लफ्जों में कहा है कि एसआईआर का फायदा जो है ये टीएमसी उठा रही है और एसआईआर का फायदा लोगों को मिल रहा है, बल्कि एसआईआर से जो लोग मरे हैं ये झूठा आरोप है। जी हाँ, एसआईआर से जो मर रहे हैं लोग, एसआईआर के वजह से जो लोग मरे हैं ये झूठा आरोप है, ये टीएमसी ने हवा फैला के रखी है। मगर इलेक्शन कमीशन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए सीएम ममता बनर्जी कोर्ट का दरवाजा और काला कोट पहन के उन 90 लोगों को कोर्ट में लेकर पहुंची है जिनको इलेक्शन कमीशन ने मृत घोषित कर दिया था। सर, इस विषय में क्या कहेंगे? आपका दो सवाल है इसमें। पहला तो सवाल है कि चीफ मिनिस्टर आपका कोर्ट में काला चादरा लगाए हुए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी सवाल कर सकते हैं लेकिन चीफ मिनिस्टर डायरेक्टली सवाल हमको लगता है कि उन्होंने थ्रू एडवोकेटी किए होंगे। एंड एज ए चीफ मिनिस्टर हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस है वो लोग ने बहुत बहुत रिस्पेक्ट दिया उनको। बट अल्टीमेटली रिजल्ट जो मैंने आपको शुरू में कहा कि थोड़ा मोड़ा जो आपका स्पेलिंग मिस्टेक वो तो ऑलरेडी हमारा जो यहाँ पर आपका इलेक्शन कमीशन का नहीं, आपने जैसे कहा कि जो बीजेपी के द्वारा जो एसआईआर कराया गया है इसमें जो लोग मरे हैं, जो टीएमसी के लोग, टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि जो लोग डेथ किए हैं वो एसआईआर की वजह से किए हैं। मैं बता रहा हूँ वो चीज में। तो ममता बनर्जी वहां पर जाके कुछ अचीवमेंट नहीं हुआ। हाँ, बींगे चीफ मिनिस्टर गए, फोटो सबने लिया, तो वही उनका एक पब्लिसिटी हुआ कि मैं गरीब आदमी के लिए वहां पर गया। दूसरा रहा कि आपका जो मृत घोषित वाला सवाल, तो वो यहाँ पर जो स्टाफ है, बहुत सारा स्टाफ आपका वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का अंडर में ही काम करते हैं। अब वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट में काम करते हैं, टीएमसी का गवर्नमेंट में ही काम कर रहे हैं। अगर वो लोग मृत घोषित करते हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है उनका कोई उसमें तो दोष नहीं है। मैं को बोल दिया कि मैं मर गया और मैं फिर जीवित होकर शो कर रहा हूँ, तो इट इज़ देयर प्रैक्टिस की वो लोग बता सकते हैं कि नहीं भैया इसको तुम घोषित करो। तो टीएमसी यही काम के लिए फेमस है। जो आदमी जिंदा है उन्हीं का आदमी लोग, बीडीओ किन का है? टीएमसी का है। एसडीओ किन का है? टीएमसी पार्टी का है। अब वही लोग उनको घोषित कर रहे कि मर गया है, इसका कागज ठीक नहीं है, मतलब आदमी मर गया है, अभी फिर उसी को जिंदा करके कोर्ट के सामने दाखिला कर रहा है, तो एक ड्रामा कर रहा है। अल्टीमेटली एसआईआर होने से अगर हमारा देश का आपको इंटरनल सिक्योरिटी बढ़ता है, पूरा जो ओरिजिनल हमारा भारतीय नागरिक है उसका पहचान बढ़ता है, ये तो हर आदमी का खुशी होने का बात है। मैं भारतीय नागरिक हूँ, ये मेरा वोटर कार्ड है, ये मेरा आधार कार्ड है। बट अगर उस पर जाली फैला गए तो टीएमसी का, तो मैंने अभी जस्ट आपको कुछ पहले ही बताया कि एक काउंसिलर ऐसे है
तो आप सोच लीजिए बाकी पूरा एरिया में कैसे ऐसे करके रखे हुए हैं। मैंने पूरा अगर मिलाया जाए तो शायर का जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन है, भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान है कि घुसपैठियों को यहां से उखाड़ कर फेंक देना है। 100% भारतीय जनता पार्टी का यही ये है, भारत भारतीय के लिए है और भारतवासी जो है वो लोग अपना सुख से, चैन से, समृद्धि से रहे, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना लक्ष्य है। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि डॉक्टर विजय मुखर्जी ने साफ लफ्जों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है जो घुसपैठियों को उखाड़ फेंक देना है और जो नागरिक है उसको हक मिलना चाहिए, है ना सर? 100% उनको हक मिलना चाहिए और हक देते भी हैं। भारतीय जनता पार्टी आपका हर नागरिक के लिए जितना सोचते हैं, हमको नहीं लगता कि कांग्रेस का अमल में, सीपीएम का अमल में जो समय था उस समय कोई इस तरह से सोचा होगा या उस तरह से। भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ के लिए सोचते हैं कि इस आदमी को और कैसे सुखाली रखा जाए, कैसे सुख में रखा जाए, एक माँ के लिए उसका कैसे ये किया जाए। इसीलिए आज देश भर में आप हर एक जगह पे आप एयरपोर्ट से लेके, हॉस्पिटल से लेके, एम्स से लेके, आईआईटी से लेके, आपका जो हमारा जो स्वास्थ्य मिशन से लेके, हर चीज़ में, अब घर का खाना से लेके, रेशन से लेके, क्या चीज़ में बीजेपी नहीं सोच रहा है एक नागरिक के लिए, आप सोच सकते हैं। आज एक नागरिक के लिए आपको जो सुविधा एक आदमी सोचता है कि मैं अमेरिका में मिलेंगे, वो नागरिक सुविधा आज भारत में उपलब्ध है। इसलिए स्टेट में जहाँ पर आपका राज चल रहा है, तो जब आदमी खुश रहेगा तभी ना आपको 22 स्टेट में, सेंट्रल में आपको जिता सकते हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा है कि कई राज्यों को, कई स्टेट को इन्होंने गिनाया है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ कहाँ काम कर रही है। और मैं एक और सवाल करना चाहता हूं सर कि जिस तरह लगातार 2014 से टीएमसी राज कर रही है बंगाल पर, जिस तरह टीएमसी राज कर रही है बंगाल पर, तो क्या लगता है कि जनता का इस बार का फैसला क्या होगा और क्यों टीएमसी से क्यों लोग हटेंगे और बीजेपी को वोट देंगे? क्या वजह रहेगी सर? कुछ ऐसे मुद्दा जो होना चाहिए कि जो टीएमसी नहीं कर पा रही है बीजेपी खुलकर करेगी। देखिए, जब आपका कम्युनिस्ट पार्टी का जो सरकार से ममता बनर्जी का टीएमसी गवर्नमेंट आया था, तो बहुत पश्चिम बंगाल के आदमी लोग खुश हुआ था कि एक परिवर्तन हुआ। 34 साल में जो हमारा नेगेटिव चीज़ थे सीपीएम के समय मैंने भी मार खाया था और टीएमसी के समय भी मैंने बहुत बार थ्रेटनिंग पाया है, मारेंगे, पैसा देना पड़ेगा, ये सब बहुत बार हुआ है टीएमसी के समय। बट जो हमारा पश्चिम बंगाल का जनता है, आज 2011 से 2026 तक में अगर आपको ये देखा जाए, तो मैं सिर्फ एक एक चीज़ में अगर सोचूंगा, जो एजुकेशन पॉलिसी में, अगर बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग एजुकेटेड पर्सन, मैं सबसे पहले आपको एजुकेशन में बात करेंगे। तो एजुकेशन पॉलिसी इन वेस्ट बंगाल इज टोटली फेल्यूर। आज हमारा पश्चिम बंगाल तो बड़े में है, मैं रानीगंज के लिए अगर खास बात करूंगा या आसनसोल में बात करना पसंद करूंगा अभी, तो रानीगंज में आज हमारा कोई अच्छा इंस्टीट्यूट बताइए, नहीं है। आज एक बच्चा को अगर आईएएस, आईपीएस, जेई का आपका हमारा जॉइंट एंट्रेंस का हमारा नेट जो एग्जामिनेशन है, उसके लिए कुछ एजुकेशनल कोचिंग लेना होगा, आज उसको नहीं है, रानीगंज में नहीं है, आसनसोल में नहीं है, उसको या दुर्गापुर या तो कलकत्ता जाना पड़ेगा। दुर्गापुर में अभी जस्ट नया खुला होगा, बट कलकत्ता जाना होगा। पॉलिसी में मैं आपको यहाँ थोड़ा 2 मिनट के लिए रोकना चाहता हूँ सर कि एजुकेशन की आपने बात कहा, तो एजुकेशन के लिए तो सीएम ममता बनर्जी जो है माध्यमिक के पास करने वाले लड़कों को 1500 रुपया अकाउंट में दे रही है। नहीं, 1500 रुपया उन्होंने बोला है अगस्त से देंगे अगर जीतेंगे तो। बट आप ये सोच लीजिए, 10th का पास करके एक लड़का 1500 रुपया लेके क्या करेगा? अगर आज उसको कहा जाता कि भैया 10+2 करने के बाद या 10th करने के बाद तुमको ये चीज़ हम सिखाएंगे, ये ट्रेनिंग हम देंगे, हमको लगता है कि हर एक लड़का, हर एक लड़की और उसका माँ बाप इसी जवाब में बहुत खुश होता। नहीं, 10th करके तेरे को बटना नहीं है, 10th करने के बाद तुमको ये ट्रेनिंग में जाना है, या तुम अगर 10th साइंस लेके पढ़ोगे, आर्ट्स लेके पढ़ोगे, ये लेके पढ़ोगे, तुम्हारा जो फ्यूचर तुम सोचे हो
उसके लिए हमारा गवर्नमेंट इस चीज़ को सोचा कि नहीं भैया, ये ट्रेनिंग उस बच्चा को देना है कि उसका भविष्य उज्जवल हो। अगर उसका भविष्य उज्जवल होगा, ये हमारा पश्चिम बंगाल के लिए भविष्य में अच्छा रहेगा। हुआ इसी एज में वो लोग उस पैसा का मिस यूज लगातार अचानक मैंने 2026 के इलेक्शन से पहले इस तरह का अफवाह, इस तरह का सीएम द्वारा, ममता बनर्जी द्वारा कई योजना उभर के सामने आ रहा है कि 10 पास करने वाले को 1500 रुपया और लक्ष्मी भंडार को 500 रुपये बढ़ा दिया जा रहा है। तो क्या लगता है सर, ये इलेक्शन से पहले या जनता के हित में काम हो रही है या इलेक्शन के लेके कुछ? देखिए, मैं एक सवाल का एक जवाब भी बोलूँगा और ये भी बोलूँगा, लक्ष्मी भंडार एक औरत के हाथ में थोड़ा सा पैसा दिया, बट अगर उस औरत को बोलते हैं ये 1500 तुम मत लो, तुमको मैं यहाँ नौकरी देता हूँ, या वही औरत अगर उल्टा उसको पूछे दीदी हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, मैं खुद इनकम करके वही 1500 रुपया इनकम करूँगा, व्हिच इज़ बेटर। आज हम आपका हैबिट करा रहे हैं, नौकरी नहीं करना है तुमको, मैं बैठे बैठे तुमको पैसा दूंगा, तुम हमको वोट दो। तो इसी में आज जो हम लोग कहते हैं पहले कि पश्चिम बंगाल आज जो सोचता है, बंगाल जो आज सोचता है, आपका पूरा इंडिया कल सोचता है। तो आज हमारा यहाँ पर क्या सब में आपको पैसा दे रहे हैं, दुर्गा पूजा में दे दिए, इसमें लक्ष्मी भंडार में दे दिए, इसमें दे दिए, वो उसमें दे दिए, क्या ये आपका बिजनेस ठीक हो रहा है? इसमें हमारा एडुकेशनल हमको तो नहीं लगता है कुछ अच्छा ही हो रहा है। औरत का हाथ में 1500 रुपये देने से उसको लगेगा कि मेरे को तो कुछ मिल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली अगर वही औरत अगर पूछे जो नहीं हमको 1500 करके नहीं चाहिए दीदी, आज मेरे को ये 1500 रुपया हमारा जैसा 1000 लड़की आपको रिटर्न दे रहा है, और इसी जगह पे आप अच्छा एक स्कूल खोल दीजिए या एक ITI खोल दीजिए दीदी, या अच्छा हॉस्पिटल बना दीजिए साथ में, लेकिन डॉक्टर रखिएगा। मैं एक पेशेंट देखा, तो पेशेंट नीड्स IVF ट्रीटमेंट, तो उन्होंने मेरे को पूछा था कि सर एक IVF सेंटर बनाने में कितना खर्चा होता है? तो मैंने उस समय कहा था कि 1-1.5 करोड़। बोला बस सर? हम बोला हाँ। बोले सर आज CM का एक घंटा का एक तो फंक्शन था जिसमें मोर देन 1 CR खर्चा हुआ। तो बोले क्या बोले? बोले हाँ सर, मोर देन 1 CR खर्चा हुआ 1 घंटा के फंक्शन में। सर आप लोग क्या इस चीज़ पे कुछ बात नहीं कर सकते हैं? मैंने बोला मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा बाबू इसमें। तो आप एक सोचिए, जिसका माँ बनने का ख्वाहिश है और IVF ट्रीटमेंट इतना खर्चा है, इसलिए वो माँ नहीं बन सकता है। आज अगर कुछ गवर्नमेंट उस तरह से इनिशिएटिव लेता है, आज बहुत सारा लड़की है जो पढ़ नहीं पाते कि उसका माँ बाप उसको पढ़ा नहीं पाए। आज मेरा ही एक पेशेंट था, वो आलू बेचता था, तो उसका बेटी को 10th के बाद नहीं पढ़ा पाया। जमुड़िया का पेशेंट मैं बता रहा हूँ। तो मैंने उसको पूछा था क्यों? बोला सर आलू बेच के मैं और नहीं पढ़ा सकता, ऐसे हाथ जोड़ करके मेरे को कहा। तो आज अगर उस लड़की पढ़ लिख लेता, तो आज आप सोचिए तो उसमें कितना फायदा होता। आज वही लड़की हमारा पश्चिम बंगाल का है, रानीगंज का है, जमुड़िया का है, तो आज कितना फायदा होता। तो आज अगर हम उस तरह से सोचते तो हमको लगता है कि माँ बाप भी बहुत ज़्यादा खुशी होती, और जो एडोलेसेंस बच्चा है 10+2 पढ़ रहे हैं, वो लोग भी और ज़्यादा खुशी होता है कि कम से कम हाँ CM तो हमारे बारे में सोचते हैं। तो आज वो चिंता हमको लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो हमारा TMC गवर्नमेंट में है वो नेगेटिव में है। के बारे में इन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटलों के लिए, शिक्षा के लिए इन्होंने कई बातें उजागर की, कई रहस्य खोले इन्होंने। तो मैं कहना चाहता हूं कि लगातार, जी हाँ, ये तो थी बीजेपी की बात, मगर TMC भी चुप कहाँ बैठ रहे हैं सर। TMC भी तो लगातार जो है भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि नौकरी का वादा किए थे मोदी जी, नौकरी का वादा किए थे मोदी जी, 15 लाख करके हर आदमी के अकाउंट में आएंगे, वो वादा किए थे, नहीं आया नौकरी का लेकर। मैं यानी कि सन ऑफ बंगाल न्यूज एक बात कहना चाहता है। जी हाँ, यहाँ बात अब राजनीति की नहीं है, पश्चिम बंगाल की बात है। जी हाँ, और सन ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल का बेटा सवाल करना चाहता है कि चाहे वो दीदी हो, चाहे वो मोदी हो, अगर एडुकेशन की बात आए तो लोगों के हर घर तक होनी चाहिए। अगर बात जनता की हित में हो तो सबकी होनी चाहिए, ना ही के धर्म के नाम पे देखकर, ना ही किसी को देखकर ये सवाल करनी चाहिए। मगर मैं आपको फिर याद दिला देना चाहता हूं सर कि जिस तरह आपने कहा कि TMC जो है पैसा देकर
लोगों को 1500 1500 1500 करके, जैसा आपने कहा है अभी कि का, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि लगातार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अलग परचेस कर रही है, टीएमसी अलग परचेस कर रही है लोगों को। मने कहा जाए कि लोगों को, जनता को जो है ना, जो जनता की समस्याओं को उजागर नहीं कर रहे, बल्कि लोगों को अब पैसा गिना रहे हैं कि सीएम द्वारा 1500 मिला जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3000 रुपया दिया जाएगा। मतलब राजनीति यहां तक आ गई है कि लोगों का अब दाम लगाया जा रहा है। जी हाँ, ये कोई टीएमसी और बीजेपी नहीं, ये सन ऑफ बंगाल कह रहा है कि लगातार बीजेपी या टीएमसी जो है लोगों को पैसा दिखा रही है। यहाँ पे जो बंगाल का भविष्य सर कहां जाएगा अगर इसी तरह पैसा में बटा हुआ रहेगा बीजेपी और टीएमसी के द्वारा? देखिए, ये चीज़ में मैं दो पार्ट में आपको बताता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एजुकेशनल पॉलिसी है वो आपका बहुत बढ़िया है। मेरा बेटी दोनों जो पढ़ते हैं स्कूल में, और पश्चिम बंगाल का जो एजुकेशनल पॉलिसी में हेल एंड हेवन डिफरेंस है। तो एजुकेशनल पॉलिसी में इस तरह से एक फेल्योर होना पश्चिम बंगाल के लिए और हमारा बच्चे लोगों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण है। रहा आपका 3000 रुपये का सवाल और 1500 रुपये का सवाल, अगर आदमी को लगता है कि नहीं मेरे को 1500 रुपया में दीदी दे रहे हैं तो मैं उसको वोट दूंगा, तब मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि आपको ऐसे ही लगता है तो ठीक है, मैं आपको 3000 रुपया देता हूँ, आप मेरे को वोट दीजिए और देखिए डेवलपमेंट किसको कहते हैं। आपने तो 15 साल दीदी का गवर्नमेंट में रहे, 34 साल आप सीपीएम का गवर्नमेंट में रहे। सीपीएम का समय में भी आपको थोड़ा सा पैसा जो दिया जाता था, अब टीएमसी का समय इतना दिया जा रहा है। बट आजकल का दीदी का यहाँ पर जो 1500 आपको मिल रहा है उसमें आपको कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम आपको उसका दुगना 3000 रुपया देते हैं, बट आप बीजेपी को वोट दीजिए और इस परिवर्तन को लाइए और देखिए बीजेपी पश्चिम बंगाल के लिए कितना अच्छा काम कर सकते हैं। जैसा कि सर मैंने टीएमसी 1500 का ऑफर, बीजेपी 3000 का ऑफर, तो ये भी तो कह सकती है दोनों पार्टियों मिलकर कि आओ मैं तुम्हें नौकरी देना चाहता हूँ, आओ मैं तुम्हें एजुकेशन देना चाहता हूँ, ये आओ मैं तुम्हें एक मुहैया एक चीज़ करा देता हूँ जिससे आप बिजनेस कर सकते हैं। महिलाओं के लिए घर में कुछ ऐसा सामान मुहैया करा दिया जाए कि वो महिला अपने घर में बैठ के कमाए। पुरुषों के लिए ऐसा कर दिया जाए कि वो भी कुछ रास्ता अपना कमाने के लिए इख्तियार कर ले। ऐसा भी तो हो सकता है सर। देखिए, टीएमसी के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, बट जो अपना वो चुनाव मैनिफेस्टो निकालेंगे उसमें देख लीजिएगा। हमको लगता है जो पिछले तरह जैसे आपका हमारा जो ग्लोबल बिजनेस समिट होता है, ये इतना लाखों करोड़ का बिजनेस है जो आंख में दिखता नहीं है, उस तरह से कुछ अपना प्रपोजल उन्होंने भेजेंगे। बट बीजेपी गवर्नमेंट अगर पश्चिम बंगाल में पावर में आते हैं तो आप ये जान लीजिए जो उन्होंने बोला है वो आपको करके दिखाएंगे। 15 लाख का भी तो ऑफर किया था सर। देखिए, मोदी गवर्नमेंट आपको उस समय ऑफर किए थे, आपको डायरेक्ट कैश आपको लगता है, बट इनडायरेक्ट वे में आपको वो मिल चुका है। हर चीज़ का जो चीज़ में उन्होंने ये किए थे आपको बोला है। आपको एक चीज़ आप सिर्फ कर सकते हैं कि हाँ 2 करोड़ नौकरी गवर्नमेंट, बट उसमें भी बहुत आदमी को गवर्नमेंट में नौकरी मिला था, कुछ आदमी को प्राइवेटाइजेशन में भी नौकरी मिला था। बट मोदी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्प्रूव द हेल्थ इकोनॉमी। आज इसीलिए आज वर्ल्ड में आपका 4th इकोनॉमी में हमारा इंडिया पहुंच पाया है, क्योंकि उससे पहले वो नहीं था। बट उस कंपैरिजन में अगर आप पश्चिम बंगाल का स्थिति को पकड़ेंगे, पश्चिम बंगाल का हाल बहुत खराब है। आज आपका इकोनॉमी में स्टेट ऐसा आपको उधारी पे चल रहा है, आपका वेनेजुएला का तरह हमारा स्टेट होता जा रहा है। हर आदमी पे आपको जब उसका बच्चा जन्म लेता है उस पर ही आपको कुछ नहीं तो कम से कम लाखों रुपया के ऊपर आपका उस पे ऊपर उधारी का लग रहा है। तो उधारी लेके मैं रास्ता बना दिया, उधारी लेके मैंने आपको रोड बना दिया, उधारी लेके आपको मोबाइल दे दिया, उधारी लेके आपको हर महीना में पैसा दे दिया, उधारी लेके आपको दारू का दाम कम कर दिया, उधारी लेके आपको हॉस्पिटल बना दिया, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो इस तरह से डेवलपमेंट का फायदा क्या है? तो उस फायदे को आपको पश्चिम बंगाल का आदमी को दिख नहीं रहा है। मोदी गवर्नमेंट जितना देना है वो पूरा दे रहे हैं, लेकिन इसका मिसयूज हो रहा है। और उस चीज़ को दूसरा काम में लगा के आप अगर सोचते हो कि नहीं मेरे को इतना पैसा नहीं दिया है, इतना नहीं दिया है, वो नहीं कर रहा है, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। कोई भी हो, आज मेरे पापा अगर हमको 100 रुपया देते हैं और हमको 100 रुपया उसका खर्चा पूछते हैं ये क्या खर्चा किया, उसमें हमको तो नहीं लगता है कोई इनजस्टिस है।
That is तो what ये थी मैंने भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर बिजन मुखर्जी जी। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में प्रधानमंत्री यानी कि भारतीय जनता पार्टी की कई कार्यों को इन्होंने गिनाया है, उजागर किया, लोगों तक पहुंचाया है सन ऑफ बंगाल न्यूज़ के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी अगर आ गई बंगाल पर तो किस किस मुद्दे पर वो काम करेंगी। जी हाँ, ये थी राजनीति बातें। जी हाँ, जैसा कि हमने कहा था कि बहुत जल्द आ रहा है डॉक्टर बिजन मुखर्जी से हम बात करेंगे राजनीति के मुद्दे पर। तो सर मेरा ये तो राजनीति मुद्दा था, मैं कुछ और भी सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि जैसा कि आप एक डॉक्टर है, किस चीज़ के स्पेशलिस्ट जनता को बताएं। मैं प्रोफेशनली मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। गायनो में मतलब सर सिर्फ महिलाओं के लिए? हाँ, मैं मोटा मोटी महिला के लिए ही तो डॉक्टर हूँ। महिलाओं का ऐसा कभी प्रोफेशनल में हुआ है सर, कोई कोई महिला से आपसे कभी कभी टक्कर हुआ, कभी भैंसा भैंसी कोई बातें हुई, या कोई महिला आप पे भारी पड़ी कभी लाइफ में, ऐसा कुछ? देखिए, मेरा नज़र में जो मेरे पेशेंट लोग हैं, मैं विथ रिस्पेक्ट एंड केयर उन लोगों के साथ बात करता हूँ। मेरा ये रानीगंज में प्रैक्टिस करीब करीब 12 साल होने जा रहा है। तो हमको तो नहीं लगता है कोई आज तक मेरे खिलाफ कुछ बोला है या मेरे को वो लोगों को कुछ बोलने पड़ा है। तो मैंने कोई महिला आप पे भारी अभी तक नहीं पड़ी? नहीं, मैं विथ रिस्पेक्ट विथ रिगार्ड्स उन लोगों से बात करता हूँ एंड हर औरत से मैं माँ छोड़ के दूसरा कोई लफ्ज़ नहीं बोलते हैं, तो माँ करके ही मैं बात करता हूँ एंड हमको नहीं लगता आज तो तक जैसा कि एक मैं आपको रोकना चाहता हूँ, जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं, ये बात सच है। जी हाँ, जब मेरी वाइफ भी, पर्सनल मैं कह रहा हूँ कि मेरी वाइफ भी जब इनसे ट्रीटमेंट ले रही थी तो ये माँ करके पुकार रही थी, तो मगर जब मैंने इससे सवाल किया प्रोफेशनल लाइफ में कि कोई लेडी अभी तक आप पे भारी पड़ी है, इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने बहुत महिलाओं का ट्रीटमेंट किया है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई लेडीज से, कभी महिलाओं से हमारा कभी कुछ ऐसी बातें हुई या कभी उनसे टकराव हुआ। मगर ये प्रोफेशनल लाइफ की बात है। मगर बात करें अगर राजनीति की, तो सिर्फ आप पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी पे भी भारी पड़ रही है मुख्यमंत्री यानी कि एक महिला। इस विषय में क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, मैं आपका सवाल जो है, माननीय श्री ममता बनर्जी एक महिलाएं हैं और मेरे माँ के समान है, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। तो उस हिसाब से मैं हमेशा उनको रिस्पेक्ट देता हूँ, बट एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए टीएमसी पार्टी का सुप्रीमो, मैं यही कहूँगा वो टोटली फेल्योर है। आज माँ होने के नाते अगर उनको टेक केयर किया होता प्रॉपरली अपना स्टेट को, तो आज आपका कामदुनी का घटना नहीं घटता, आज आपका आरजीकर घटना नहीं घटता और आपका दुर्गापुर का भी ये कांड नहीं घटता। क्योंकि अगर सिक्योरिटी प्रॉपर होता तो हमको लगता है कि माँ का सामने बेटी का इस तरह से बेइज्जत होना कोई भी चीफ मिनिस्टर हो या कोई माँ हो बर्दाश्त तो कभी नहीं करते। दूसरा, आपको मैं जैसे बताया एडुकेशन को लेकर, हमको जितना लगता है उनका पार्टी बियॉन्ड हर कंट्रोल है। तो अब वो चीफ मिनिस्टर तो है लेकिन उसका पार्टी उनका कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए ये सब घटना घट रहा है और वो भी चुपचाप इस चीज़ को सहन रहे हैं। इसलिए एज ए मदर एज के लिए आई रेस्पेक्ट हर। तो सर ये राजनीति मुद्दे थी। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि 2021 के उम्मीदवार, मैं बार बार कह रहा हूं, जी हाँ, 2021 के उम्मीदवार और 2026 के दावेदार डॉक्टर बिजन मुखर्जी, जो अगली विधानसभा यानी कि 2021 में करीब 3,500 वोटों से वो हारे थे। और इस बार क्या लगता है सर कि अगर पार्टी आपको चुनी, जैसे आपने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे कैंडिडेट घोषणा कर देती है कि चुनती है तो हम रानीगंज में काम करेंगे, जैसा कि 3,500 से आप उस 2021 में हारे थे और आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था यानी कि टीएमसी के दिग्गज नेता यानी कि तापस बनर्जी सर जी, तो इस बार क्या लगता है आपको? देखिए, मैं पहले भी बोला, भारतीय जनता पार्टी अपना जो कैंडिडेट चुनती है एक पूरा प्रोसेस में चुनते हैं। उसलिए जब अगर उन लोग को लगेगा कि ये डॉक्टर बिजन मुखर्जी रानीगंज के लिए अच्छा है या और भी कोई कैंडिडेट अच्छा है, वो उस चीज़ को डिसाइड करते हैं। कैंडिडेट तो क्राइटेरिया होगा ना सर, जैसा कि जनता के बीच में रहने वाला हो।
मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं कहना चाहता हूं कि कैंडिडेट अगर पार्टी घोषणा भी कर रही है तो कुछ ऐसा चेहरा उभर कर सामने आ रहा है, जैसे आप हैं या कोई पार्टी और किसी को फैसला लेगी, तो मैंने एक क्राइटेरिया होना चाहिए एक विधायक के लिए कि वो जनता का तक का कितना अपना गट्स और कितना पहचान रखता है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक तरीका है, वो तरीका में वो लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, अपना बहुत सारा क्राइटेरिया देखते हैं, दैट इज देयर हैबिट। बट भारतीय जनता पार्टी का एक सैनिक होने के नाते, एक उनका भारतीय जनता पार्टी का मेंबर होने के नाते, हर एक आदमी इंक्लूडिंग मी पूरा साल भर हम लोग कोशिश करते हैं कि जनगण का जो हमारा जनता है उनके साथ जुड़े रहने का, बंगाल का विधानसभा उनको भेजे। तो जैसा कि इन्होंने साफ लफ्जों में कहा है, कैंडिडेट यानी कि मैं भी हो सकता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी किसी और को भी चुनती है तो ये कड़ी जोर मेहनत करके उनको भी जिताएंगे और बंगाल में भाजपा को जरूर लाएंगे। जी हाँ, ये डॉक्टर बीएन मुखर्जी ने कहा। मगर कहा जाता ना कि कोई भी पॉलिटिकल नेता हो, जब तक आरोप ना लगे वो नेता नहीं बनता। मैं लगातार कह रहा हूँ, चाहे वो हमारे सामने बीजेपी के नेता हो, चाहे वो टीएमसी का नेता हो, जब तक आरोप नहीं लगता तब तक वो नेता नहीं बन पाएगा। सर, ये भी आप पे आरोप है कि 2021 के बाद अचानक फिर आप 2026 में नजर आ रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी आपको रानीगंज वाइस प्रेसिडेंट भी बना के आपको शायद दिया था, ये भी आरोप पे आप आ रहा है कि अचानक 2021 के बाद आप 2026 में नजर आ रहे हैं और कई कार्यक्रम कर रहे हैं। नहीं, ये आपको शायद गलतफहमी है। या रानीगंज जब विधानसभा चुनाव खत्म हुआ तो हमारा भारतीय जनता पार्टी में एक पोस्ट होता है 3 साल के लिए, तो उस समय मेरा पोस्ट था वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट था। फिर मैं आसनसोल साउथ का इंचार्ज बना, फिर हमारा बाई इलेक्शन हुआ, उस समय रानीगंज विधानसभा का मैं इंचार्ज रहा। फिर आपका उसके बाद हमारा जो कमेटी चेंज होकर नया कमेटी आया। तो अगर हर जगह पे मैं पोस्ट पे सेम पोस्ट पे बैठे रहूं तो नया आदमी लोगों को कैसे पोस्ट मिलेगा। तो इसीलिए हमने खुद रिक्वेस्ट किया था कि नहीं, हमको एक्टिव पोस्ट में मत रखे। तो उन्होंने बोला सर आपको एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर हम लोग रखते हैं एंड परमानेंट इन्वाइटी इसमें रहते हैं। कुछ भी छोटा बड़ा कोई भी मीटिंग होता है हमारा आसनसोल डिस्ट्रिक्ट में, मेरे लिए कॉल एक जरूर आता है और उस कॉल में हम लोग पहुंचते हैं। अब रहा सवाल कि 2021 के बाद 2026 में नजर आ रहे हैं, अगर मीडिया में आदमी नहीं आए तो ऐसा तो नहीं है कि आदमी काम नहीं करता है। इस 5 साल के दौरान मैंने बहुत सारा मेडिकल कैंप किया है, बहुत सारा ब्लड डोनेशन कैंप किए हैं। उसके बाद आपका छोटा बड़ा जो हमारा इंडोर मीटिंग्स होते हैं हम उसमें रहे हैं। तो इसलिए हमको नहीं लगता कि मैं पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था या जनगण से बिछड़ा हुआ था या जनता से मैं कुछ भी टच में नहीं था। अगर वैसे टच नहीं रहा होगा तो अचानक मैं अगर उभरूँगा तो कभी भी ये नहीं होगा। बट इसलिए मैंने 2021 से 2026 तक, आपको सुनने में आश्चर्य लगेगा, 2021 के वो जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, बीजेपी का कितना कर्मी बाहर था, वो लोगों के लिए मैंने मनी ऑर्डर पे, अभी तो मनी ऑर्डर नहीं, मैंने वो लोगों को अपना पैसा भेजा। वो लोगों को चावल पहुंचाया, दाल पहुंचाया, नून पहुंचाया, आलू पहुंचाया, ये लोगों को खाने के लिए मैंने खुद जाके दिया। फिर हमने जीप में बुला के बोरा बोरा चावल भी वो लोगों को भेजा। बट दैट ऑल आर वर्क डन साइलेंटली, क्योंकि फिर टीएमसी वाले को पता ना लग जाए कि ये आदमी सब यहाँ छुपा हुआ है, यहाँ पर मारने के लिए पहुंच जाए। आज आप मीडिया के जरिए तो ये तो सब जानते हैं कि पोस्ट पोल वायलेंस पश्चिम बंगाल में जितना हुआ, पूरा भारतवर्ष में कभी कोई भी पार्टी इस तरह से सोच नहीं सकता है। ऐसा भी बहुत आदमी हुआ जिन लोगों को परमानेंट आपका इम्पेयरमेंट हो गया है। क्या इम्पेयरमेंट हुआ मैं और उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट स्टिल वो बंदा आज भी आपका बीजेपी करता है। किसी का आंख खराब हो गया, किसी को इतना मारा, आप सोच नहीं सकते हो। तो टीएमसी गवर्नमेंट में ये सब चीज़ देखने को भी दिया। तो वो एक हमारा पोस्ट पोल में टीएमसी गवर्नमेंट जो किया था वो हमारे लिए एक बहुत शर्मनाक स्थिति था वो 2 साल। उसके बाद तो ठीक है अभी, बट उसके बाद मेरा पर्सनली आपका यहाँ का ही है, मैं उस आदमी का नाम नहीं लेता हूँ, टीएमसी का ही नेता है। एक पेशेंट का आपका इंजेक्शन से थोड़ा घाव हुआ था तो हमको बोला तुमको मारेंगे फोड़ेंगे, कितना कुछ वो लोग किया था। फिर पैसा मांगा था, तो मैंने पूछा था मैं पैसा तुमको क्यों दूँ। फिर मैंने पेशेंट को डायरेक्टली खड़ा किया था
आपका सबका सामने मैंने पूछा, तुम जब जितने बार मेरे को दिखाया है, मैंने तुमसे कभी पैसा लिया है? नहीं सर। तुम्हारा जहाँ पर मैंने ऑपरेशन किया है वहाँ पर कोई घाव है सर? नहीं सर। तुम्हारा वहाँ कोई दर्द है, इन्फेक्शन है, कुछ है? नहीं सर। इंजेक्शन कौन लगाया? हमने लगाया? नहीं सर। हम तब बट स्टिल वो बंदा वो बोला 30,000 रुपये नहीं दोगे तो ये करो। तो अगर मेरे साथ ऐसे हो सकते हैं तो दूसरे के साथ तो आप सोच सकते हैं कि जनरल पॉपुलेशन के साथ टीएमसी गवर्नमेंट ने क्या किया, टीएमसी का आदमी लोग क्या किया। तो ये थी, इन्होंने जैसा कि हमने इनसे कहा, सवाल किया था कि ये उनके ऊपर आरोप है कि वो 21 के बाद जो है 2021 के बाद वो नज़र नहीं आए भारतीय जनता पार्टी में, और अचानक 2026 में उनकी एंट्री हुई है। मगर उस आरोपों को इन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि मैं काम कर रहा था मगर मैं मीडिया में नहीं आया, मैं एक्टिविटी मेरा जारी था। अब कुछ पोस्ट जो है मैं जो पीछे 2 कदम लिया था ताकि कोई दूसरे भारतीय जनता पार्टी को चांस मिले, वो काम करे, है ना सर? यही आपने कहा। 100%। तो जैसा कि एक सिपाही है, जी हाँ, जैसा कि इन्होंने कहा। तो ये थी राजनीति मुद्दे की बातें। और लास्ट में मेरा सवाल रहेगा सर आपसे, ये राजनीति मुद्दा नहीं है बल्कि आपका प्रोफेशनल से जुड़ा हुआ है कि हाल ही में देखा गया है कि आसनसोल नहीं बल्कि और कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि कभी पेशेंट के घर वालों जो है वो आरोप लगातार लगाते हैं कि कहीं डॉक्टर की लापरवाही तो कहीं हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की लापरवाही से लोगों की जान जा रहे हैं। और हाल ही में आसनसोल के एक केस हमारे सामने आया जो हम लोग अपने सन ऑफ बंगाल न्यूज से दिखाया था भी कि 3 साल की एक बच्ची की जान हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की लापरवाही से गया। तो सर ये आरोप घर वालों का है, ये मैं नहीं लगा रहा हूं। मैंने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था कि वो माँ जो है रो रो के कह रही है कि हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की गलती की वजह से आज मेरे बच्ची की जान चली गई। तो इस विषय में सर एक प्रोफेशनल हिसाब से आपको मैंने क्या जनता को आप वार्ता रखेंगे, क्या जनता को बोलेंगे कि एक पेशेंट के लिए हॉस्पिटल और डॉक्टर का कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है? इसका एक सवाल मैं पूछता हूँ, एक बच्चा को अपने माँ या बाप कितना अच्छे से केयर करते हैं? एक बच्चा को अपने माँ बाप या उसके रिश्तेदार कितना अच्छे से केयर कर सकते हैं? जान से ज्यादा करते हैं। जान से ज़्यादा करते हैं। तो एक डॉक्टर होने के नाते या सिस्टर होने के नाते या हॉस्पिटल का स्टाफ होने के नाते जब भी हम लोग के पास कोई पेशेंट आता है तो हम लोग का ये एकदम 100% कोशिश रहता है कि उस पेशेंट को, उस बच्चा को, उस माँ को एकदम पूरी तरह सही करके आपको आपका फिर से आपका माँ बाप के हवाले उस बच्चा को, या बेटी को उसके माँ बाप के हवाले, या हस्बैंड का हवाले उसका वाइफ को दिया जाए। अब रहा आपका जो ट्रीटमेंट गलत हुआ इस तरह से, कोई भी डेडिकेटेड डॉक्टर, सिस्टर या नर्स या कोई भी हॉस्पिटल का स्टाफ कभी भी ये गलती आपको कभी नहीं करेगा कि जिससे एक आदमी का जान चल जाए। तो ये बहुत सारा समय लगता है। देखिए, आज मेरा माँ का डेथ हुआ है, हमको लगेगा कि मेरे अगर वो लोग ऐसे करते तो ऐसे होता है, ऐसे करते तो ऐसे करते। हमेशा पेशेंट लोगों को भी लगता है कि नहीं, वो डॉक्टर है, मेरे बच्चा के साथ ही हमेशा खड़े रहे, वो डॉक्टर है, मेरे वाइफ के सामने हमेशा खड़े रहे। बट उनको भी तो ये सोचना पड़ेगा, और भी किसी का वाइफ को हम देख रहे हैं, और किसी का बच्चा को एक डॉक्टर देख रहा है, किसी का माँ को बाप को दूसरे डॉक्टर देख रहे हैं। ये चिंताधारा जिस दिन आपका उभर आएगा, ये नेग्लिजेंस का वर्ड जो है, जो या डॉक्टर्स नेग्लिजेंस जो वर्ड आपको आएगा, ये हट जाएगा। डॉक्टर कभी भी किसी भी समय में आपको पेशेंट के लिए हमेशा तैयार रहता है। इवन मेरा लाइफ में भी मैंने अपना सिनेमा छोड़ना, फैमिली लाइफ को छोड़ के जाना, इवन मेरा घर में मेरा बेटी का आपका राइस सेरेमनी था, उसको छोड़ के मैंने पेशेंट अटेंड किया है। इवन मेरा दादी का जब देहांत हुआ था उस समय भी उस पेशेंट लोगों को मैंने टेक केयर करके, वो लोग को ऑपरेशन करके सेटल करके फिर मैंने गया शमशान घाट मेरा दादी को आपका डेड बॉडी दाह करने के लिए। तो कोई भी डॉक्टर ऐसे कभी नहीं हो सकता है। हाँ, पेशेंट पार्टी को लगेगा कि ऐसे नहीं है, वैसा नहीं किया, वैसे नहीं किया। देखिए, हर चीज़ तो हमारा हाथ में भी नहीं है, बियॉन्ड सम टाइम में हम लोग का कंट्रोल में नहीं होते हैं। सडनली आपको कार्डियक अरेस्ट हो गया, आप अगर पूछे इसको कार्डियक अरेस्ट क्यों हो गया, इसका कोई जवाब नहीं होता है। इसका ऐसे कैसे ब्रेन हेमरेज हो गया, तो इसका अचानक ऐसे कैसे हो गया, तो ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरा, हॉस्पिटल में भी आपका बहुत सारा समय इक्विपमेंट का भी कमी रहते हैं।
आप कितना भी कुचला लो तब तो आज कोई भी आदमी का डेथ नहीं होता संसार में, और डेथ डॉक्टर का चलते हुआ है, ये बोल के एक ब्लेम गेम जो होता है वो चलता है। मेरे लाइफ में तो मैं हमेशा टूवर्ड्स पेशेंट केयर में अपना डेडिकेशन मोर देन 100% दिया है। उसमें मैं तो कभी अपना नेग्लिजेंस नहीं किया अभी तक, बाकी अभी ऊपर वाला जाने। तो ये थी डॉक्टर बिजन मुखर्जी ने अपने इंटरव्यू के माध्यम से साफ लफ्ज़ों में कहा है कि एक डॉक्टर की जिम्मेदारी उसी तरह होता है कि जिस तरह एक बच्चे की माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारी होती है, और एक माँ बाप जिस तरह अपने बच्चे की जिम्मेदारी को देती है अंजाम, उसी तरह डॉक्टर का भी फर्ज बनता है उस बच्चे या उस पेशेंट को अपनी जिम्मेदारी पे रखना। अब ये फैसला जनता करेगी इस इंटरव्यू को देखकर कि आखिर डॉक्टर बिजन मुखर्जी सर ने जो कहा है कि वो कितना सच है, और ये फैसला जनता करेगी। इसलिए सन ऑफ बंगाल न्यूज़ नहीं करेगा, इसलिए कि शिल्पांचल कोयलांचल में लगातार ये घटना सामने देखने को मिल रही है। तो जैसा कि लगातार सन ऑफ बंगाल हर राजनीति मुद्दे को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लगातार करता आ रहा है और करेगा 2026 यानी कि चुनाव से पहले, चुनाव के बाद भी। और लगातार मैं आपको कह रहा हूं कि हर दावेदार से कर आएंगे आपकी मुलाकात और खोलेंगे वो रहस्य की बातें, वो जनता की अदालत में वो बातें रखी जाएगी, राजनीति से जुड़ी हर एक बात जो जनता की हित में होगी। तो फिर मिलेंगे ऐसे नए चेहरों के साथ, नए मुद्दे के साथ, उसी राजनीति मुद्दे पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं जाहिद अनवर, जय हिंद। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।